हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 8वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री देता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कौन कौन है बताइए, एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप सभी होनहार स्टूडेंट्स को 100% फ्री प्रोवाइड कर रहा है और फ्री प्रोवाइड करता रहेगा। इसलिए शिक्षा से संबंधी अब नो फिकर, कोई चिंता नहीं करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स है ना जो आप सभी को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का जिम्मा उठाकर ले आया है। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं शुरू हमारी पूरक पाठ्य पुस्तिका वर्णिका। जी हाँ, क्योंकि हम अपनी मेन जो पाठ्य पुस्तक थी, मुख्य पाठ्य पुस्तिका गोधुली, कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करेंगे वर्णिका स्टार्ट, जिसका पहले पार्ट का नाम है दही वाली मंगम्मा। मिलेंगे आज इनसे, जानेंगे और साथ ही साथ लेखक श्रीनिवास जी के जीवन से संबंधित कुछ खास पहलुओं पर नजर डालेंगे, उनसे जुड़ी कुछ विशेष बातों पर नजर डालेंगे और साथ ही साथ दही वाली मंगम्मा जी के जीवन से संबंधित और उनके अपने अनुभवों को भी हम जानेंगे, क्योंकि लेखक श्रीनिवास जी ने यही बताया है, आपने वो सुना है, साहित्य ही समाज का दर्पण है। सुना है आपने? इसका तात्पर्य होता है कि साहित्य समाज का दर्पण मीन्स दर्पण में क्या दिखता है, हमारी हूबहू छवि एज इट इज हम दिखाई देते हैं आईने में। दर्पण मीन्स आईना, मिरर, जिसमें हम अपने आप को देखते हैं। ठीक है, तो साहित्य ही समाज का दर्पण है। इसका तात्पर्य यही है कि जो समाज में होता है वही साहित्य में लिखा होता है, या जो साहित्य में लिखा होता है वो समाज में होता ही होता है। समझे आप? इसका तात्पर्य यह है कि साहित्य और समाज दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। ना तो साहित्य में कुछ ऐसी अजीब अजीब सी बातें हैं जो समाज में कभी होती ही नहीं है, और ना ही समाज में ऐसा कुछ घटित है जो साहित्य में ना हो। अर्थात कहीं ना कहीं साहित्य और समाज एक दूसरे पर आश्रित हैं, या एक दूसरे के पर्याय कह सकते हैं, हम सिनोनिम्स कह सकते हैं। जो समाज में होता है वही साहित्य में दिखाया जाता है। अब साहित्य तो साहित्यकारों ने युगों युगों से कहानियां चली आ रही हैं, बहुत सारे युग चले हैं, आदि युग, तो मध्य युग, रीतिकाल युग, बहुत सारे युग। ठीक है, साथ ही साथ यदि हम अब देखें, जैसे टीवी सीरियल्स आते हैं, मूवीज आती हैं, है ना, बहुत सारे नाटक आते हैं, कई कथा कहानियां आती हैं टेलीविजन पर, यदि आप लोगों ने कभी देखी हो जो मूवीज आती हैं। अब हम लोग क्या कहते हैं, समाज या हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, अरे भाई आजकल की ये सोशल मीडिया या फिर ये टेलीविजन या फिर ये जो मूवीज हैं उन्होंने बच्चों को बिगाड़ कर रखा है। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि देखिए, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। हम जिस नज़र से दुनिया को देखेंगे दुनिया हमें वैसी ही नज़र आएगी। सबसे पहले एक और बात सुन लीजिए कि नज़र का इलाज तो किया जा सकता है, लेकिन नज़रिए का इलाज नहीं किया जा सकता। नज़रिए का इलाज यहाँ से होता है, नज़रिए का इलाज हमारे संस्कारों से होता है, हमारी परवरिश से होता है। हमारा जो विद्यालय जीवन है ना, मैं आपकी बात कर रही हूँ, अभी आप जिस एज में हैं, जिस आप अभी अवस्था से गुजर रहे हैं, ये जो आपका विद्यार्थी जीवन काल है, ये आपके संपूर्ण जीवन का अहम हिस्सा है, या अहम पार्ट है, या अहम काल है, या सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है ये। क्योंकि इस अवस्था में यदि आपने अपने आप का बहुत अच्छे से निर्माण कर लिया, अपने बड़े बुजुर्गों की बात मानकर, अपने संस्कारों को अपने मन और मस्तिष्क में स्थान देकर, अपने टीचर्स की बातों को सुनकर, लाली मैडम की बातों को मानकर यदि आप अपने जीवन को धीरे 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 करके उस रास्ते पर ले जाएंगे, तो मेरी बात ध्यान से सुन लो, आप में से हर बच्चा, हर स्टूडेंट सफलता की सीढ़ी जरूर चढ़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि सही रास्तों पर चलना मुश्किल होता है लेकिन असंभव नहीं है। और हम क्या समझते हैं कि जहां पर थोड़ी सी मुश्किल या परेशानी आती है हम अपने आप को पीछे हटा लेते हैं, बस वहीं से शुरू हो जाते हैं ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते जो हमें किसी और दिशा में ले जाते हैं। और यदि हम किसी और दिशा में मुड़ गए तो वहां से वापस आना तो फिर मुश्किल होता है, क्योंकि प्रवृत्ति उसी तरह की हो जाती है। और कोई भी व्यक्ति अपने आप को बुरा कभी नहीं मानता, किसी भी व्यक्ति को अपनी कमी नहीं दिखती है, उस जिस भी फील्ड में हो, चाहे किसी भी फील्ड में, क्या है ना, सारी फील्ड्स, जिस भी फील्ड में जो भी व्यक्ति होगा उसको अपने आप में वो सही लगता है और लगेगा ही। उसको लगता है कि मैं सही हूं,
और ऐसा होता है, इसलिए क्यों ना हम सही मार्ग पर चलें, जो दिशा निर्देश हमें दिए जाते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, या जो सही साहित्यकार हैं, जो दार्शनिक हैं। मैं आपसे हमेशा कहती हूं ना कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को जरूर पढ़ा करो आप। उनके द्वारा रचित पाठ्य पुस्तकें हैं, उनके द्वारा रचित सुविचार हैं। स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा करो आप, क्योंकि ये जो कुछ ऐसे दार्शनिक हैं, ये ऐसे महान हस्तियां हैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये शारीरिक रूप से यहां से चले गए, परंतु आज भी हमारे मन और मस्तिष्क में ये हैं और युगों युगों तक रहेंगे। इनका कोई मतलब, इनके अस्तित्व को कोई समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये अपने गुणों से, अपने विचारों से यहां पर बहुत कुछ छोड़ गए हैं, जो कि हम सबके लिए है। सो प्लीज मैं आपसे सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने आप को सही दिशा में ही ले जाएं, और जो समाज किस नजरिए से देखता है, क्या कहता है, क्योंकि सही रास्ते पर जाओगे बहुत सारी ठोकरें मिलेंगी, बहुत सारी मुश्किलें मिलेंगी, कई टांग खींचने वाले मिलेंगे, बिल्कुल लैग पुलिंग होगी, लेकिन यदि हम उनसे घबरा गए तो हम भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे जो भीड़ चाल चलती है, ठीक है। और एक गड्ढे में गिरेगा, हम भी उसके पीछे पीछे आंख बंद करके गड्ढे में गिरते जाएंगे। अब करना क्या है, रास्ता वो चुनना है जिसकी मंजिल बहुत सही हो, जो स्पष्ट दिखाई दे रहा हो, क्योंकि मुश्किलें आएंगी, वो मुश्किलों को जो पार कर गया, सफलता उसके कदम चूमेगी, उसको सलाम करेगी, ठीक है। आइए चलते हैं और मिलते हैं दही वाली मंगम्मा जी से। उससे पहले हम जानेंगे लेखक श्रीनिवास जी के बारे में। ओके, सो एक बार पुनः मैं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूं, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से सारे वीडियोस देखते हैं, अपने अपने रिस्पॉन्सेस दे रहे हैं। और मैं बस यही कहूंगी कि हर एक वीडियो देखिए, हर विषय का वीडियो देखिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रत्येक विषय के वीडियोस 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन के साथ प्रोवाइड कर रहा है। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का आप लाभ उठाइए ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। प्लीज, हम सबकी यही शुभकामना है, यही आशा है कि आप अधिक से अधिक वीडियोस देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि आपके जैसे और भी जो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, और भी जो रिलेटिव्स हैं, उनको भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में पता चल जाए। ओके, चलो सो आइए हम चलते हैं लेखक परिचय की ओर। श्रीनिवास जी से मिलते हैं और जानते हैं उनके जीवन के बारे में। नमन करते हैं हम अनुभवी और सभी हिंदी के साहित्यकारों को, जिन्होंने अपनी रचना के माध्यम से समाज का एक आईना हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगर है, ठीक है। उनका जन्म 6 जून सन 1891 में कोलार, कर्नाटक में हुआ था। श्रीनिवास जी का देहावसान हो चुका है। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं, और ये जो कहानी हम पढ़ेंगे आज, दही वाली मंगम्मा, ये कन्नड़ की कहानी है। हाँ, ठीक है। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य की प्रायः सभी विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया। सन 1968 में पुरस्कृत भी किया। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। यह कहानी कन्नड़ कहानियां नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से संभाल ली गई है। इस कहानी का अनुवाद BR नारायण जी ने किया है, क्योंकि यह कहानी तो है कन्नड़ की। अब इसको हिंदी में अनुवाद किसने किया है, उसको ध्यान रखना। आप किसने किया है इसका अनुवाद? BR नारायण जी ने, क्योंकि ये कहानी है कन्नड़ की। ओके, समझ में आया? लिखा किसने है? श्रीनिवास जी ने। और श्रीनिवास जी ने किस भाषा में लिखा था? कन्नड़ भाषा में ही, ठीक है। अब ये तमिल भाषा, कन्नड़ भाषा जो भी रहती है, और उसका जो हिंदी में अनुवाद किया है वो BR नारायण जी ने किया है। ओके, देखिए, ओहो, दही वाली मंगम्मा। तो सबसे हम पहले देखते हैं दही को। क्या दही को देखकर आप लोग दही खाते हो? दही को देखकर क्या याद आता है? नटखट गोपाल कृष्ण। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मटकी फोड़ते या छीके पर रखे हुए दही को गिराने के लिए कृष्ण अपने सभी बाल सखाओं के साथ पिरामिड जैसा बनाकर उसके ऊपर चढ़ रहे हैं और दही खाए जा रहे हैं। बहुत अच्छा। आप सभी ने घर में या फिर कहीं भी, जैसे गाय रहती हैं या भैंस रहती हैं, हमारे जो पालतू पशु रहते हैं, दूध दही जो शुद्ध होता है वो खाया है आप सभी ने? बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है, कि हाँ
हमने खाया है, क्योंकि हम अपने बचपन की बात आपके साथ शेयर करें तो बिल्कुल गांव में हमारा जन्म हुआ था और गाय बैल भैंस ये सब कुछ था, तो बहुत सारे दही और मही हुआ करता था। तो वहां पर बहुत, जब भी कभी दही बनता था या मही या घी बनता था, उस समय बहुत बड़े बड़े कटोरे में लेकर दही और शक्कर मिलाकर ये मस्त होकर खाया करते थे। वो दिन कभी नहीं भूल सकते। तो ये जो दही वाली मंगम्मा जी हैं, इसमें यही बताया है कि किस प्रकार से आज या चला आ रहा है ये तो सदियों से, कि घर में जितने भी सदस्य होते हैं उनके विचारों में मतभेद होते हैं, है ना। तो यहाँ पर दही वाली मंगम्मा के विचारों को या दही वाली मंगम्मा के माध्यम से कवि लेखक हमसे ये कहना चाहते हैं श्रीनिवास जी कि हर घर की कहानी, घर घर की कहानी यही है, कहीं कुछ कम तो कहीं कुछ ज्यादा, लेकिन होता तो है कुछ ना कुछ। वो ये कि विचारों में थोड़े से मतभेद हो जाते हैं, सास बहू की खटपट, सास बहू की चिक चिक, जिसको कहते हैं ना, अच्छा सास ने ये कहा तो सास ने कहा या नहीं कहा इसको कोई नहीं पूछेगा। यदि सास ने कहा है तो वो बिल्कुल हाँ सास ने जरूर कहा होगा। वहीं पर यदि सासू माँ अपनी बहू के बारे में किसी से बताएं, हाँ हाँ भाई हमारी बहू भी ऐसी है, क्या पता क्यों इस रिश्ते को ऐसा मतलब अजीब सा करके रखा है। यदि मैं अपनी बात बताऊं तो 22 सालों से बेहतरीन तरीके से अपने ससुराल में जॉइंट फैमिली के साथ रहती हूँ, बिल्कुल मम्मी जी पापा जी सभी लोगों के साथ रहती हूँ और अच्छे से सब कुछ जीवन व्यतीत हो रहा है। और खुशनसीब हूँ, मैं अपने आप को खुशनसीब भी कहती हूँ, क्योंकि उन सब का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं बता दूं आपको कि विवाह बहुत मतलब जस्ट आफ्टर 12th आई गॉट मैरिड। गांव का माहौल था, जल्दी शादियां हो ही जाती थी, तो वही हुआ। और 22 साल हो चुके हैं शादी को, 21-22 साल उसमें बहुत अच्छे से जीवन कट रहा है। और उन्होंने भी मुझे बच्चों की तरह रखा शुरू में, और कुछ भी खाने बनाना कुछ नहीं आता था, क्योंकि हॉस्टल के बाद तुरंत शादी हुई। ठीक है, तो अब ये सारी बातें हैं, तो वो आज उनको ये बातें वो कहीं भी कहते रहती हैं क्या कि हमारी बहू से तो हमने जो कुछ भी कहा उसने कुछ जवाब नहीं दिया। ऐसा लगता था जैसे बेचारी को कुछ बोलना ही नहीं आता। अब आप सोच रहे हो कि आपको बोलना नहीं आता जो इतना बोलती रहती है। हाँ देखिए, बड़ों के सामने मैं ज्यादा बात नहीं करती हूँ, ये मेरा स्वभाव है। जहां आवश्यक होता है वहां बात करती हूँ, नहीं तो चुपचाप रहती हूँ, बिल्कुल ऐसी हूं मैं। ठीक है, तो अब ये जो सास बहू की किट या सास बहू की किटपिट, या एक सीरियल आता था क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ठीक है देखा होगा ना, और एक और कहानी घर घर की, तो उसमें ये जो समाज का जो रवैया है ना वो चला आ रहा है। इसलिए हम पहली बात तो हमें ये याद रखना है कि हमें कानों का कच्चा नहीं होना है, आंखों का अंधा नहीं होना है, मस्तिष्क होते हुए मूर्ख नहीं बनना है। यदि इन सारी बातों पर हम ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से जीवन यापन किया जा सकता है। यदि हर व्यक्ति अपने कान खुले, आंखें खुली, मस्तिष्क खुला रखेगा तो कभी भी कोई मनभेद मतभेद नहीं होंगे। चाहे रिश्ता कोई भी हो, विचारों में एकता बनी रहनी चाहिए। यदि एक नरम है तो एक गरम है, यदि एक गरम है तो दूसरा नरम हो जाए भाई। यदि दूसरे ही एक दूसरे को देखकर यदि आग लग गई और दोनों ही तप गए तो कैसे काम चलेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आइए अब हम चलते हैं पाठ के सार पर कि आखिर लेखक इस पाठ में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। सास बहू के बीच की बातें, और अंत में ये बातें कोई झगड़े का रूप तो नहीं ले लेती हैं, या कुछ ऐसा तो नहीं हो जाता है जिसमें कि बिखर जाए। ऐसा नहीं कि ऐसे सीरियल्स में बताते हैं दरार आ गई, ऐसे ऐसे खड़े हो गए आपस में, बिल्कुल ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। होप है ना, अच्छे से हम आशा करते हैं कि इस कहानी का अंत बहुत अच्छा हुआ हो। आइए देखते हैं अब कौन थी मंगम्मा, ध्यान से सुनिए। मंगम्मा अवलूर के समीप वेंकटपुर की रहने वाली थी। कौन थी? मंगम्मा अवलूर के समीप वेंकटपुर की रहने वाली थी और रोज दही बेचने बेंगलुरु आती थी। वेंकटपुर से बेंगलुरु, ठीक है। वह आते जाते मेरे पास बैठती और अपनी बातें करती थी। एक दिन वह मेरे बच्चे को देखकर अपने पुत्र और पति की कहानी कहकर पति को अपनी ओर आकृष्ट करने की रहस्यमयी बातें कहने लगे। ठीक है, आदमी को अपने वश में रखने के 3-4 अपने अनुभवपूर्ण गुण भी बताए।
15 दिन बाद मंगम्मा आई और रोती हुई अपना गृह कलह तथा बेटा बहू से अलग होने की दुखद कहानी सुनाने लगी। वही मंगम्मा जो पहले कह रही थी अरे ऐसे रहना है तो ऐसे रहना चाहिए, अच्छे से हिल मिलकर रहना चाहिए, हर एक के साथ प्रेम का बर्ताव करना चाहिए, प्रेम पूर्वक बर्ताव करना चाहिए, फिर क्या आती है दूसरे ही दिन, मतलब नेक्स्ट डे वो आती है तो क्या बताती है कि रोती हुई अपना गृह कलह, गृह मीन्स घर, कलह मीन्स यही झगड़े, कहते ना कलह क्लेश, इन सब बातों की चर्चा करने लगी। और क्या कहने लगी? बेटा बहू से अलग होने की दुखद कहानी। मतलब बेटे और बहू से दही वाली मंगम्मा अलग हो गई या बेटे और बहू ने अपनी मां को अलग कर दिया। आइए देखते हैं। इस प्रकार बेटे बहू से विरक्त होकर अपने जोड़े हुए पैसे को अपने साज श्रृंगार पर खर्च करने लगी। जब बेटे बहू से वो अलग हो गई, अब वो अलग हो गई, उन्होंने अलग कर दिया, इस बात का यहाँ क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो जितने भी उसके पास पैसे थे, पहले तो वो साथ में रहती तो अपने पोते पोतियों पर खर्च करती थी, अब जब अलग रहने लगी तो वो अपने साज श्रृंगार पर खर्च करने लगी। ठीक है, इससे वह कुछ लोगों के लिए आलोचना का पात्र भी बन गई। अब देखिए समाज की बातें, जब वो अच्छे से रहने लगी तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। क्या कहने लगे? कुछ लोगों के लिए आलोचना का पात्र बन गई कि देखो अपने बेटे बहू से अलग रहकर कैसे सजी धजी रह रही है। ये अजीब अजीब सी जो बातें रहती है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बहू भी उसकी जैकेट पर ताना कसने लगी और बात बढ़ने पर दिए गए गहने भी लौटाने को तैयार हो गई। झगड़े का कारण तो पोते की पिटाई थी, लेकिन मूल रूप में सास बहू की अधिकार संबंधी ईर्ष्या थी। अब झगड़े का क्या कारण था? किस कारण से दही वाली मंगम्मा अपने बेटे बहू से अलग हो गई? तो यहां लिखा है कि मेन जो रीजन था वो था पोते की पिटाई। बहू हो सकता है पोते की पिटाई कर रही हो और दही वाली मंगम्मा ने अपनी बहू को रोका हो, तो बहू ने कहा हो अरे मैं तो, मेरा बेटा, कुछ भी कहा हो, तो ऐसा कुछ। लेकिन मेन जो मतलब मेन जो कारण था वो सास बहू की अधिकार संबंधी ईर्ष्या थी। ठीक है, ईर्ष्या मतलब जलन, सास बहू के बीच में जलन की भावना। कहते हैं ना कि सास कभी मां नहीं बन सकती, सास कहती बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। अरे वो तो सही है कि मां मां होती है, बहू बहू होती है, सास सास होती है, कोई दूसरा क्यों कुछ बनेगा? मां उसको जन्म देती है बच्चे को, तो मां ही रहेगी, सास कैसे मां बन जाएगी? नहीं बन सकती। लेकिन हाँ, जो भी रिश्ते हमारे आपस में हैं, जिन रिश्तों से हम बंधे हुए हैं, उन सबका हमें सम्मान करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। बड़े जिस बात से दुखी हों या जिस बात को लेकर उनको गुस्सा है, उन बातों से हमें दूर रहना चाहिए। बस इतनी सी बातें हैं। औरत को अकेली जानकर कुछ लोग उसके धन और प्रतिष्ठा पर भी आंखें उठाते थे। अब चूंकि समाज में औरत को अकेला रहना आज की दुनिया में भी बड़ा मुश्किल है। यदि पति से अलगाव हो जाता है किसी का और कोई अलग रहने लगे, तो समाज में आज भी पुरुष वर्ग को कोई कुछ नहीं कहता है और उंगलियां उठती हैं स्त्री वर्ग पर या महिला वर्ग पर कि क्या पता क्यों, क्या कहलाने लगती है? छोड़ी हुई औरत। भले ही उसने नहीं, उसके कारण दूसरा हो, लेकिन लोग स्त्री पर ही उंगली उठाते हैं। समाज जो कि कहते हैं ना अब महिला प्रधान है, तो ये हो गया वो हो गया। हाँ, हम मानते हैं कि पहले की भांति परिस्थितियां नहीं है, बहुत कुछ सुधर गया है। पहले जो स्त्री घर की चार दीवारी के अंदर ही रहती थी, सिर्फ उसको बच्चे पालन पोषण या घर गृहस्थी के कामकाज का ही समझा जाता था, आज वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। लेकिन आज भी लोगों की विचारधारा में उतनी आधुनिकता नहीं आई है जितनी की आनी चाहिए। आधुनिकता आई है लेकिन किसमें? खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, बोल चाल, लेकिन विचार उतने ही संकीर्ण है, उतनी ही छोटी सोच है अभी। तो हुआ भी यही कि औरत को अकेली जानकर कुछ लोग उसके धन और प्रतिष्ठा पर भी आंखें उठाने लगे। आंखें उठाने का अर्थ है कि लोग उसको तरह तरह के ताने देने लगे। उसको देखते और सोचते अरे वाह, आजकल तो इसके पास बड़ा पैसा आने लगा है, जबकि वो मेहनत से पहले भी पैसे कमाती थी। लेकिन आज लोग उसको तरह तरह के ताने देने लगे। रंगप्पा ने भी ऐसा ही किया, जिसे बहू के पैनी निगाहों ने ताड़ लिया। उसने पोते को उसके पास भेजने का एक नाटक किया। अब देखिए बहू ना कुछ मतलब इस तरह से अपने दिमाग को, खुरापाती दिमाग को कुछ चला रही है कि देखते हैं क्या होता है। तो उसने पोते को उसके पास भेजने का नाटक किया। किसके पास? दही वाली मंगम्मा के। अब
मंगम्मा भी पोते के लिए बाजार से मिठाई खरीद कर ले जाने लगी। एक दिन कौवे उसके माथे से मिठाई का दाना ले उड़ा, मतलब जो रखे होगा, तो जैसे नहीं मटकी रखकर दही मही बेचने जाते हैं, तो वो कौवा ले गया। अंधविश्वास के कारण मंगम्मा भयभीत हो उठी, जिसे माँ जी ने बड़ी कुशलता से निवारण किया। जहां पर दही बेचने जाती थी तो वो पहले मंगम्मा बड़ी घबरा गई कि अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ। हाँ, मुझे एक और याद आ रही है कि यदि कौवा टच हो जाए, कुछ ऐसा था कि फिर उसकी मृत्यु की खबर उड़ा दी जाए, नहीं तो उस व्यक्ति को कुछ हो जाएगा, तो ऐसे ही कुछ होगा मिथ, है ना। बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का मंत्र बड़ा कारगर हुआ। कैसे? दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है। ऐसा कहते हैं कि अधिक निकटता खटास उत्पन्न कर देती है, और दही तो खट्टा होता ही है। हो सकता है पास पास रहते हुए उनके मन में कड़वाहट आ गई हो, कुछ खटास पैदा हो गई हो, तो अब वो रहने लगी दूर। दूरी बढ़ने से प्रेम बढ़ता है, मानसिक तनाव घटता है। जब कोई दूर चला जाता है तब उसकी अहमियत हमें ज्यादा समझ में आती है कि अरे वो क्यों चला गया। और भगवान ना करे जब कभी हमें या किसी को भी बहुत, जैसे कोई नौकरी के लिए चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, तो फिर माता पिता अपनी संतान को कितनी भी दूर भेज देते हैं, तो उनके दिल पर कितना वो पत्थर रखकर भेजते हैं, वो हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो ठीक उसी तरह से हो सकता है कि जब दही वाली मंगम्मा दूर रहने लगी, बहू को भी अजीब सा लगता हो कि कम से कम वो घर में रहती थी, पोते का ख्याल रखती थी, पोता सही से नहीं रह पा रहा हो। वहीं पर दही वाली मंगम्मा भी ये सोचती हो कि अच्छा ही था, मैं घर में रहती थी, वहाँ सब लोग थे। तो अब कम से कम जो उनके आपसी जो मतभेद था या विचारों में जो मनमुटाव हो गया था, वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। ठीक है, मानसिक तनाव भी घटता है जब दूरी आ गई। हुआ भी ऐसा ही, मंगम्मा को भी बहू में सौहार्द, बेटे और पोते में स्नेह नजर आने लगा। अब मंगम्मा अपनी बहू के अच्छी अच्छी बातों को याद करने लगी और सोचने लगी मेरी बहू कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी तो है, क्या हुआ यदि कभी कुछ ऐसे खटपिट कर देती है। सबको गुस्सा आता है, कोई एक सा नहीं रहता। तरह तरह के वो विचारों को अपने मन में लाने लगी और बेटे और पोते में स्नेह नजर आने लगा। ठीक है, अब क्या हुआ, बड़े बूढ़ों ने भी समझाया, सबने उसको समझाया कि देखो, बहू को भी समझाया कि अपनी सासू को इस उम्र में अकेला मत रहने दो, बेटे को भी समझाया। वहीं पर सासू माँ मतलब दही वाली मंगम्मा को भी समझाया कि अपने बेटे और पोते के साथ रहो, बहू के साथ रहो, क्यों इस उम्र में अकेले रह रही हो, लोग कह रहे हैं, या फिर अपने बारे में तो सोचो। कई तरह से उनको तरीके से सभी ने समझाया। बहू ने मंगम्मा का काम अपने जिम्मे ले लिया। अब बहू क्या कहने लगी, चलो ठीक है, तो मैंने कब कहा है कि सासू माँ अलग रहें, मैं कभी नहीं चाहती कि वो मुझसे दूर रहें या हमसे दूर रहें, वे तो आए अपने इस घर में रहें, इस तरह से उसने कहा। वहीं पर दही वाली मंगम्मा भी क्या कहने लगी, मैं कब अपने आप से दूर हुई, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं अकेली रहने लगी, मुझे खुद अपने बेटे बहू और पोते के साथ रहना है, मैं अच्छे से नहीं रहती या खुश नहीं रहती। मतलब दोनों की जो दूरियां थी, मन मुटाव जो हो गया था, वो दूर रहने पर धीरे धीरे कम होने लगी और आपसी प्रेम, आपसी स्नेह फिर से उत्पन्न होने लगा। ठीक है, एक दिन दही बेचने के क्रम में नंजम्मा अब बहू गई। ठीक है, पहले कौन जाती थी, मंगम्मा सासू जी हैं और नंजम्मा बहू हैं। ठीक है, तो एक दिन दही बेचने के क्रम में नंजम्मा बहू आई और मुझे सारी बातें बताई। अब पहले सासू माँ की बातें सुनी थी, अब बहू की बातें भी सुन ली। कहते ना कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें दोनों पक्ष की दलीलों को सुन लेना चाहिए, दोनों पक्ष के विचारों को सुन लेना चाहिए। तो वहां पर मंगम्मा की भी बातें सुनी गई, नंजम्मा की भी बातें सुनी गई। अब क्या हुआ, परिवार का जमा पैसा लूट जाने के भय के कारण बहू बड़ी कुशलता से पुनः परिवार में शांति स्थापित कर लाई। अब कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग जब घर में रहते हैं तो घर सूना नहीं रहता है, घर की सुरक्षा भी रहती है, बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे उनमें भी संस्कारों का विकास होता है। संयुक्त परिवार या जो एकल परिवार जिसको हम ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, अब धीरे धीरे ये कम हो गई है, लेकिन ज्वाइंट फैमिली बहुत अच्छी होती है। हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और कभी भी ये नहीं कि अरे उसने ऐसा कहा तो उसने, झगड़े सब में होते हैं। क्या भाई भाई में झगड़े नहीं होते, क्या बहन भाई में झगड़े नहीं होते, क्या माँ बेटे में झगड़े नहीं होते, क्या बाप बेटे में झगड़े नहीं होते, सब में होते हैं। तो फिर बहू सास के झगड़े को इतना ऊंचा क्यों कर दिया,
कि अरे सास और बहू लड़ रही हैं। सब लड़ते हैं आपस, लड़ते मतलब लड़ने का मतलब ये थोड़ी कि तीर तलवार निकाल ली और युद्ध करने लगे। मन है, तरह तरह के विचार हैं, सबके विचारों में एक रूपता नहीं होती है, सबके विचारों में भिन्नता होती है, तो कभी कभी कुछ हो जाता है। अच्छा आप ही बताओ, क्या कभी ऐसा होता है कि किसी में कभी कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए हो, चाहे वो भाई भाई हो, भाई बहन हो, मम्मी डैडी हो, या पापा मम्मी हो आपस में? क्या पापा मम्मी के झगड़े नहीं होते हैं? क्या आपस में भाई भाइयों के झगड़े नहीं होते हैं? बहन भाई के नहीं होते हैं भाई, सबके होते हैं। तो फिर सास बहू को इतना ऊपर क्यों ले गए कि अरे सास है भाई, बहू है, झगड़ा हो रहा है? उन सब में होते हैं तो होने दीजिए, नॉर्मल सी बात है। कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन रहते हैं खनकते हैं आवाज तो आएगी। तो उनको इतना ऐसे ऐसे क्यों किया जाता है कि झगड़े क्यों हो रहे हैं? हो रहे हैं, आज हो रहे हैं। अभी मन अजीब सा है, मन में कुछ विचारों में आ गया तो झगड़े हो गए। विचार ऐसे ही नहीं रहते, शांत भी हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जो बहू थी वो चाहती थी कि अब सासू माँ घर में आ जाए, अच्छे से रहे। उसने बहुत कोशिश की। ठीक है, तो क्या लिखा है? परिवार का जमा पैसा लुट जाने के भय के कारण बहू बड़ी कुशलता से पुनः परिवार में शांति स्थापित करके ले आई, मतलब शांति स्थापित करने की इच्छुक हुई और फिर पहले की तरह रहने लगी। अंत में लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। उसमें मां बेटे और पति पत्नी है। मां बेटे और पति पत्नी, मतलब देखो सासू मां अकेली हैं और उनके बेटे बहू और पोता है। तो माँ है, माँ बेटे, मतलब माँ चाहती है कि बेटा मेरी बात सुने। हाँ, यहाँ बड़ी मतलब कश्मकश हो जाती है। अब माँ सोचती है कि बेटा मेरी बात माने, अब पत्नी कहती नहीं नहीं मेरा पति है, मेरी बात माने। अरे भाई, वो आपका पति है, वो उनका बेटा है, तो वो उनको बेटे की तरह ट्रीट करती हैं। वो आपके पति हैं तो आप उनको पत्नी की तरह ट्रीट करती हैं। व्यक्ति एक है, उसको पीसो तो मत, यहाँ वहां खींचो तो मत, वो क्या करेगा? बहुत तालमेल सामंजस्य बिठाकर चलना पड़ता है परिवार में, नहीं तो परिवार या रिश्तों को टूटते बिल्कुल जरा भी देर नहीं लगती है। ऐसा नहीं है कि भाई खून के रिश्ते हैं या सामाजिक रिश्ते हैं, बंधन में हम बंध गए तो अब क्या करें, निभाना पड़ेगा। नहीं, तालमेल सामंजस्य विचारों में आराम से, धैर्य सबसे बड़ा होता है। पेशेंस यदि हम रखेंगे, धैर्य पूर्वक यदि हम कोई भी डिसीजन लेंगे तो उसका परिणाम अच्छा ही होता है। थोड़ा सा रुक जाओ। यदि माँ बेटे में कोई बातें चल रही हैं, चाहे वो अच्छी हो या गुस्से वाली हो, आप मत बोलो। हाँ, ठीक उसी तरह से यदि पति पत्नी में कोई बात चल रही है तो सासू माँ जी चुप रहे। उनका भी है कि वो भी पति पत्नी है, जैसे वो और पिताजी पति पत्नी है वैसे बेटे और बहू भी तो आपस में पति पत्नी है। तो क्यों अरे मेरे बेटे से कैसे कह सकती है बहू? उनके पति हैं, आप भी तो पिताजी से कहते हो। ठीक है, ठीक उसी तरह से बहू को भी सोचना चाहिए कि वो उनके बेटे पहले हैं, पति मेरे बाद में है। तो उनके बेटे हमेशा वो उनके लिए बेटे ही रहेंगे, चाहे वो खुद दादा क्यों ना बन जाएं। वो जब चाहे उनको डांट भी सकती हैं, मार भी सकती हैं। तो ये समझ यदि विकसित हो जाए तो बिल्कुल लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसमें माँ बेटे और पति पत्नी है। माँ बेटे पर से अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहती और बहू पति पर अपना अधिकार जमाना चाहती है। यह सारे संसार का यही किस्सा है। बिल्कुल इससे कोई अछूता नहीं रहा है। बस ये है कि कौन कितनी धैर्यपूर्वक इस बात को समझता है, इन सभी रिश्तों को निभाते हुए आराम से चलता है, समय सही समय की प्रतीक्षा करता है। एकदम से कोई ऐसा निर्णय नहीं ले लेता कि अब क्या होगा, नहीं करना और एकदम चले हम तो नहीं रहना, ऐसा नहीं। शांति से, सौहार्द से, आराम से मिलजुल कर सारे बड़े से बड़े झगड़े को छोटा किया जा सकता है। अन्यथा राई का पहाड़ और दिल का ताड़ बनते हुए देर नहीं लगती है। व्यक्ति की सोच और विचार जो हैं वही तो हैं जो आपस में जोड़े रखते हैं। तो विचारों में एक रूपता लाना तो असंभव सा ही है, क्योंकि सब अलग हैं तो सबके विचार भी अलग हैं। लेकिन हाँ, तालमेल, सामंजस्य, जिसको कोऑर्डिनेशन भी बोलते हैं, उसके साथ यदि हम रिश्तों को निभाएंगे तो रिश्ते आराम से चलेंगे। अब ऐसा तो नहीं कि रिश्ते रबर की भांति खींचते चलो एक ना एक दिन टूट जाएंगे। लेकिन यदि आराम से उतना ही खींचो जितना कि वो खींच सकता है, यदि ज्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा। इसलिए जहां कहीं आपको लगता है इसने मुझसे ऐसे कैसे बोला, तो उस वर्तमान समय को ना सोचकर थोड़ी से पास्ट में सोचो कि उसने कभी आपके साथ अच्छा व्यवहार भी तो किया होगा। है ना? अच्छा, मैं अपना ही अनुभव बताती हूँ। आप सोच रहे होंगे ऐसा तो है नहीं मैडम कि आपके झगड़े नहीं हो। बिल्कुल नहीं हुए, क्योंकि मैं कुछ नहीं बोलती थी। बोल रहे हो आप, बोलते रहो, मुझे कुछ नहीं बोलना। यदि दुख भी होता तो पता है मैं क्या करती थी? वॉशरूम में जाकर रो कर आंसू पहुंचकर फिर आ जाती थी, लेकिन कुछ नहीं कहती थी।
मुझे लगता था ऐसा ही होता होगा, भाई ऐसा ही कहते होंगे, बड़े लोग हैं ऐसे ही कहते होंगे, बहू को शायद ऐसा ही सुनना होता होगा। तो चुपचाप रहती थी, आराम से चुपचाप रहती थी, और कुछ जैसे दुख हो जाता था तो रोके आंसू वासू पहुंचकर, और जब उनका गुस्सा शांत हो जाता था तो मैं यही कहती थी, मम्मी आपने ऐसा क्यों कहा, अच्छे से क्यों नहीं कह सकती? तो वही मुझे गले से लगा लेती थी, चल ठीक है आज के बाद अच्छे से कहूंगी। ऐसे सारी बातें सही हो जाती थी। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत कारगर सिद्ध होती हैं। जब कभी हमें किसी की बात बुरी लगे तो उसकी अच्छी बात को यदि हम याद कर लेंगे तो वो बुरी बात छोटी पड़ जाएगी। मान लो कोई भी रिश्ता हो, चाहे आपकी फ्रेंडशिप का हो या कोई भी रिश्ता हो, चाहे हमारे स्कूल में हो, कुछ भी हो, तो जहां आपको किसी की बात बुरी लगती है तो उसी बात को लेकर हमें नहीं बैठना है। थोड़ी सी हमें प्रीवियस बात भी सोच लेनी है, जिस समय उसने हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था, और जब हम उन बातों को सोच लेते हैं तो ये बातें नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से ऐसा ही हुआ और वो आपस में मिलजुल कर रहने लगे। ठीक है, मिल लिए, दही वाली मंगम्मा बहू जंगम्मा सबसे मिल लिए। तो इसी तरह से हम वर्णिका स्टार्ट कर चुके हैं, और इसी तरह से हर एक पाठ्य पुस्तक, चाहे वो किसी भी विषय के वीडियोस हो, मैग्नेट ब्रेन्स 100% फ्री प्रोवाइड करता है, कक्षा 8वीं से 12वीं तक की सभी वीडियोस। ठीक है, और साथ ही साथ सभी प्रकार की परीक्षाएं जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी आपको 100% फ्री प्रोवाइड कर रहा है, करता रहेगा। इसलिए शिक्षा से संबंधित कोई भी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर, अधिक से अधिक वीडियोस देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।